जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं जीएस जीके का एक दमदार सेशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। आज हम जीएस जीके की श्रृंखला में देखेंगे एक बार फिर से टॉप 25 प्रश्न, जिसमें हम देखेंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए प्रश्न, जिसमें आपके लिए ये क्लास अग्निवीर, सीआरपीएफ, एसएससी एमटीएस या फिर यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, इन सभी एग्जामों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है, आप लोग जुड़ जाएंगे, एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे, एक बार से दोस्तों में जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे और न्योता दे देंगे कि क्लास शुरू हो चुकी है। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। यानी कि अब अगर आपको काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मज़ा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलता है। देखो, उसके कहने का मतलब ये है कि साथी, यदि आपको काबिल बनना है तो एक दो बार की असफलताएं जरूर मिलेंगी, और ये एक दो बार की असफलताओं पर आप गौर नहीं करेंगे, आप इनसे आगे डबल मेहनत करके बढ़ जाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, आप मिठाई वैसे नॉर्मल जाके होटल पे खा लेंगे, कोई स्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन जब तीखी लग जाए, यानी कि मिर्ची खाने के बाद मिठाई खाते हैं, तब मिठाई का स्वाद पता चलता है। इसी प्रकार सफलताएं और असफलताएं एक जीवन का हिस्सा हैं। ठीक है, जब असफलता मिलती है तो उसके आगे चलकर आपको सफलता भी मिलेगी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा काल है जिसे हम भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कह सकते हैं? तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। आप सभी याद रखेंगे, भारतीय संस्कृति की स्वर्ण युग की बात करें तो प्यारे दोस्तों, ये जो गुप्त काल है, गुप्त काल है, इस गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। किसने की थी साथी? श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त काल की स्थापना की गई थी। परंतु जो गुप्त काल है, इसका वास्तविक संस्थापक की बात करें, किसकी? क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जो वास्तविक संस्थापक है यह गुप्त काल का कौन है? तो याद रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो प्रथम था, ये आपका गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक था। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन, अगर आप कंफ्यूजन में आ रहे हैं, तो मौर्य काल की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य था वहां पर, लेकिन गुप्त काल की बात करें तो इसमें केवल नाम आता है आपका चंद्रगुप्त प्रथम का, जो कि वास्तविक संस्थापक था। लेकिन यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि गुप्त काल का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे, चंद्रगुप्त का एक नाती हुआ करता था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। किस नाम से? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। इसे गुप्त काल का भी स्वर्ण युग कहा जाता है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल था। लेकिन भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाएगा सर? इसे गुप्त काल को कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे। चोल काल की बात करें तो चोल काल में कई प्रतापी राजा हुए हैं। इसकी स्थापना की थी सर विजया चोल ने। किसने? जो चोल काल का एक शासक था, विजया चोल। कौन था? विजया चोल। इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, चोल काल की। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और मौर्य काल की बात करें तो अभी हमने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, गुप्त काल की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, परंतु इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है साथी, स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न कह रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम कहां से प्रवेश करती है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी सर्वप्रथम भारत में प्रवेश करती है? अच्छा प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग याद रखेंगे, जो अरुणाचल प्रदेश है, भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है, सबसे उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से आपकी नदी प्रवेश करती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। और इसको तिब्बत में, जहाँ से ये निकलती है साथी, तिब्बत में, उसको यहाँ पर कहा जाता है सांगपो। क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, सांगपो इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो। और इसके अलावा इसी ब्रह्मपुत्र को हम बांग्लादेश में, कहाँ पर?
हम बांग्लादेश में इसको जानते हैं साथी जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना के नाम से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। ठीक है, तो एक बार पुनः देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी आपकी कहाँ से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश से। निकलती तो तिब्बत से है, लेकिन भारत में कहाँ से प्रवेश होती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। तिब्बत में सर इसे कहा जाता है सांगपो, और बांग्लादेश में से जमुना कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन यदि आपसे और टफ पूछेगा तो ये पूछेगा साथी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये अरुणाचल प्रदेश में किस दर्रे से निकलती है? तो उस दर्रे को याद रख लेंगे, यांगयाप दर्रा। कौन सा? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, यांगयाप दर्रा एक पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, और यही अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी सर्वाधिक असम में बहती है, भारत की पानी के आकार पर दूसरी सबसे बड़ी नदी कही जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, असम में ये सर्वाधिक बहती है। असम के पुराने नाम की बात की जाए तो इसका पुराना नाम साथी कामरूप हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में अभी पूछा गया था हाल ही में। जो IIT गुवाहाटी है वहाँ पर कामरूप सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है इसी असम के पुराने नाम के ऊपर। ठीक है, याद रखेंगे। त्रिपुरा की बात करी जाए तो सर त्रिपुरा आपका बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, और सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जो केवल पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है, और इसके अलावा 3 देशों से सीमा बनाता है सिक्किम, जिसमें आपका नेपाल, चीन और भूटान शामिल हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी का क्वेश्चन आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? तो आप लोग याद रख लेंगे, कुछ इस प्रकार से भारत का मैप बनता है। ठीक है, तो इसी में कुछ नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, जिनमें आपकी ताप्ती हो जाएगी, सबसे पहले तो नर्मदा हो जाएगी, फिर ताप्ती हो जाएगी, यहाँ पर आपकी मांडवी हो जाएगी गोवा में। ठीक है, बहुत सारी नदियां जो कि आपकी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी कि अरब सागर में गिरती हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। क्योंकि भारत के पश्चिमी छोर पर अरब सागर है, तो यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछा कि पश्चिमी ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो आप सभी याद रखेंगे, यहाँ पर हमने देखा नर्मदा, नर्मदा के अलावा ताप्ती, तो ताप्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ताप्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे, जो कि अरब सागर में गिरती है और पश्चिमी की ओर बहती है। और एक बात और याद रखेंगे, जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां ऐसा थी, ये आपकी क्या बनाती हैं? एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। एक अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपकी एस्चुअरी होती है, क्या होती है? एस्चुअरी का निर्माण कौन करती है? एस्चुअरी का यानी कि मुहाना का। ठीक है, किसका? हिंदी में बोले तो मुहाना का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। सर एस्चुअरी क्या होता है? तो जो नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं वो समुद्र में गिरने से पहले क्या बनाती हैं? एस्चुअरी बनाती हैं। यानी कि इन नदियों की जो समुद्र के नज़दीक जाने के बाद जो प्रवाह हो जाता है वो बहुत तेज हो जाता है, यानी कि वो रॉकेट की तरह निकल जाती हैं समुद्र में। जैसे समुद्र से 5-10 किलोमीटर पहले हैं तो वो नदियाँ क्या करती हैं? अपनी स्पीड बढ़ा देती हैं और सीधी एक रेखा में गुजर जाती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो समुद्र में गिरने से पहले बहुत स्लो हो जाती हैं और विभिन्न भागों में बढ़ जाती हैं। जैसे आपकी पूर्वी घाट की नदियाँ, पूर्वी घाट में जो भी नदियाँ गिरती हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है आपकी, और महानदी है, या कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, इस सारी जितनी भी नदियाँ हैं ये सारी की सारी आपकी क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि ये समुद्र में गिरने से पहले बहुत स्लो हो जाती हैं। लेकिन जो पश्चिमी घाट की नदियों की बात की जाए, यहाँ की सारी नदियाँ समुद्र में गिरने से पहले बहुत तेज हो जाती हैं। इसी कारण ये नदियाँ क्या बनाती हैं? एस्चुअरी या फिर मुहाना का निर्माण करती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। महानदी की बात की जाए, कृष्णा की बात की जाए, या फिर कावेरी की बात की जाए, ये सारी की सारी नदियाँ आपकी साथी क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत में किसने आमदनी पर कर यानी कि टैक्स की शुरुआत की थी? भारत में सर्वप्रथम आमदनी पर यानी कि प्रति व्यक्ति जो यानी कोई व्यक्ति रुपए कमाता था उसकी आमदनी पर सबसे पहले टैक्स किसने लगवाया था? तो याद रखेंगे, पहली बार जेम्स विल्सन नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया सर? 1860 में। कब? 1860 में इनके द्वारा क्या किया गया? भारत का पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया, और इसी बजट में इन्होंने जो व्यक्ति थे, भारत के रहने वाले निवासी थे, जो ज़्यादा रुपए कमाते थे, उनके ऊपर एक टैक्स लगा दिया। क्या लगा दिया? टैक्स। और इसे हमने क्या नाम दिया? आयकर नाम दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, आयकर यानी कि आय पर लगने वाला टैक्स सर्वप्रथम किसने लगवाया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा उस समय बजट प्रस्तुत किया गया था 1860 में भारत में पहली बार। और यहीं पर भारत के व्यक्तियों पर क्या लगाया था सर? इन्होंने
इनकम टैक्स लगाया था, यानी कि जो व्यक्ति रुपए कमाते थे उनके ऊपर टैक्स की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। और कभी कभी ये भी पूछ लेगा पहला वित्त मंत्री कौन था, तो जेम्स विल्सन, जिसके द्वारा पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 1931 में 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? सर बात की जाए 1931 के कांग्रेस अधिवेशन की, तो यहाँ से दो अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा जो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव था ये किसने पेश किया था, एक ये क्वेश्चन बनता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के 1931 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, हेड की बात की जाए, किसकी? हेड की, यानी कि अध्यक्ष की बात की जाए कौन था, तो उस समय सरदार पटेल जी क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हेड की बात कर लें तो कौन थे? सरदार पटेल थे। और ये वही अधिवेशन है जहां पर गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। क्या दिखाए गए थे प्यारे साथी? गांधी जी को पहली बार काले झंडे दिखाए गए थे कराची अधिवेशन में, क्योंकि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी नहीं छुड़वा पाए थे, यानी कि बचा पाए थे, इसलिए उनको लाहौर अधिवेशन में सरदार पटेल की अध्यक्षता में काले झंडे दिखाए थे। लेकिन यहाँ पर एक और घटना हुई थी जो मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव से संबंधित थी, यानी कि भारतीय जनता को मौलिक अधिकार देने की बात की गई थी इस समय। और ये सर्वप्रथम बात किसने तैयार की थी? तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आगे चलकर भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बनते हैं। इनके द्वारा पहली बार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव 1931 के अधिवेशन में, जो कि कांग्रेस का कराची में हो रहा था और इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, यहीं पर नेहरू जी के द्वारा मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया। एक अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। बी.आर. अम्बेडकर की बात की जाए तो कल ही इनकी जयंती थी और इन्हें भारतीय संविधान का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? भारतीय संविधान का पिता। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इनको अब हमने करवाया है कि ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। किसके? जो झंडा कमेटी बनी थी, इस कमेटी के सर अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, और आगे चलकर ये भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो हमने यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन देखे। पहला तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। 1931 के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल जी थे। भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता कहते हैं तथा झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है अर्धशास्त्रीय नृत्य छऊ निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? देखो, वैसे छऊ की बात की जाए तो ये 3 राज्यों में संबंधित है। 3 राज्यों से हमने आपको करवाया भी है, जिसमें आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, दूसरा आपका ओडिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। और तीसरा आपका हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अर्थशास्त्र नृत्य छऊ की बात करी जाए तो ये पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो ये 3 राज्यों में होता है, यदि इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन में मिलता है तो आप इसको ऑप्शन में एक को लगा के चले जाएंगे। यदि तीनों ऑप्शन में मिलते हैं तो चौथा ऑप्शन आपको उपर्युक्त सभी भी दिया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें सर, तो कर्नाटक में एक यक्षगान नामक नृत्य होता है। कौन सा? यक्षगान। क्वेश्चन पूछता है सर एग्जाम में आपसे कि यक्षगान जो नृत्य है ये कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए, यहाँ पर कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य होता है। कौन सा? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। असम में भी एक आपका शास्त्रीय नृत्य होता है जिसे हम सत्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से साथी? सत्रिया नाम से जानते हैं। असम में एक शास्त्रीय नृत्य होता है, इसको भी याद रखेंगे। तो अर्थशास्त्रीय नृत्य छऊ की बात की जाए पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में यक्षगान, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और असम में सत्रिया। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? इनमें से कौन सा ऐसा नगर है जो सुपीरियर झील पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो ये ऐसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, याद रखेंगे। सॉरी, बात की जाए दुलुत की। कौन सा साथी? दुलुत। ये जो दुलुत नगर है ये आपका सुपीरियर झील पर स्थित है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। सुपीरियर झील की बात करें सर तो ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। कौन सी? मीठे पानी की सर सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की बिगेस्ट झील। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछता है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है। एक प्रश्न बनता है ये कहाँ पर पड़ती है सर, तो ये आपके यूएसए और अमेरिका के बॉर्डर पर पड़ती है। कहाँ पर? यूएसए, सॉरी यूएसए अमेरिका तो एक हो जाएगा, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर। कौन से? यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। सुपीरियर झील।
ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसके किनारे दुलुत शहर स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसे क्या किस नाम से जानते हैं, या फिर कौन कौन मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए तो सर इसमें आपका जीव और वातावरण, यानी कि हम जैसे इंसान हैं और बहुत सारे जीव हैं, ये जब मिलकर साथ रहते हैं, और वातावरण का यानी कि वनों का हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं या वनों को नियंत्रण करके रखते हैं, तो ऐसा सब मिलाकर के क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, जिसमें विभिन्न जीव निवास करते हैं। आप सभी जानते होंगे जीव, जैसे बहुत सारे जानवर, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बहुत सारे रेंगने वाले जीव, ऐसे इस प्रकार से सारे जीव जंतु और वातावरण दोनों जब साथ में मिलकर निवास करते हैं तो क्या बनता है, आपका पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। ठीक है, और जब पति पत्नी मिलकर निवास करते हैं तो क्या बनता है, आपका एक घर बनता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, पति पत्नी निवास करके क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और जीव जंतु और वातावरण मिलकर क्या बनाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जीव जंतु और वातावरण, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है। जो भारत में राजकोषीय नीति है सर, ये किसके द्वारा तैयार की जाती है। देखो, राजकोषीय का मतलब ही क्या निकलता है सर, आपके धन से संबंधित। धन से संबंधित नीति कौन तैयार करता है, आरबीआई करता है, नीति आयोग करता है, वित्त मंत्रालय, या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, वित्त मंत्रालय। क्योंकि आपने देखा होगा वित्त मंत्रालय क्या करता है, आपका बजट जारी करता है, और ये राजकोषीय नीति से संबंधित है, याद रखेंगे। तो वित्त मंत्रालय का काम क्या हो जाएगा, राजकोषीय नीति तैयार करना। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। और वर्तमान में आपके एफएम यानी कि वित्त मंत्रालय के मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर, तो आपकी निर्मला सीतारमण जी। कौन सी साथी, याद रखेंगे, निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में क्या है, निर्मला सीतारमण, ये वर्तमान में साथी आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। और वित्त मंत्रालय क्या करता है, राजकोषीय नीति तैयार करता है। आरबीआई की बात करें तो इसका काम है साथी रुपए को छापना, रुपए का वितरण करना, विभिन्न बैंकों में जमा करना। और नीति आयोग जो है साथी, ये आपका योजना आयोग के स्थान पर बना है। किसके स्थान पर, जो आपका साथी योजना आयोग है, कौन सा, योजना आयोग है। योजना आयोग के स्थान पर कौन बना है, आपका नीति आयोग बना है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की, ये इतना बड़ा हिंदी में अर्थ है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेबी कहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसी का हिंदी अनुवाद है। और वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष की बात करें तो माधवीपुरी बुज्जी हो जाएंगी, जो कि पहली महिला अध्यक्ष हैं आपकी सेबी की। ठीक है, याद रखेंगे। सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी, सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, परंतु इसका अधिनियम 1992 का था। ठीक है, याद रखेंगे। और रिजर्व बैंक की बात की जाए, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ही थी। ठीक है, याद रखेंगे। और इसका राजकोषीय नीति का आंसर हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय। ठीक है, याद रखेंगे। जब भी पैसे की लेन देन की बात आएगी तो इसमें वित्त मंत्रालय आपका आगे आ गया। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा वैधानिक स्वरूप क्या है। यानी कि जो विश्व स्तर पर मानव अधिकारों का यदि आपका हनन हो रहा है तो आप क्या करेंगे। यदि आपका जो देश है, जैसे कोई देश है आपका चीन मान लीजिए, चीन के जो लोग हैं उनके लिए आपको मानव अधिकार दिए ही नहीं गए। यानी कि जो ह्यूमन राइट कमीशन होते हैं वो चीन में है ही नहीं। चीन के लोगों को केवल क्या करना है, कार्य करना है। उन लोगों की बहुत सारी अलग अलग नीतियां हैं। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों यानी कि मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम क्या करेंगे। यदि हमारा देश सुनवाई नहीं करता है, जो हमारे देश में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है ये सुनवाई नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाएंगे और सामान्य प्रस्ताव पारित करेंगे। क्या करेंगे, यदि हमारा देश मानव अधिकारों के बारे में नहीं सुन रहा है तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, और इसमें प्रस्ताव सामान्य रूप से प्रस्ताव पारित करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। बात की जाए सभी देशों में मूल अधिकार का अभिन्न अंग, तो देखो बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे उत्तर कोरिया है, इनमें तो मूल अधिकार लोगों को दिए ही नहीं गए हैं। तो ऐसे बहुत, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, यूरोपीय संघ, इसमें कोई यूरोपीय यूनियन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। यूरोपीय यूनियन केवल यूरोप में काम करता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके लगभग 31 देश हैं। ठीक है, 31 नहीं, माफी चाहेंगे, 27 देश हैं इसके। कितने, 27 देश हैं। और अमेरिका संसद, तो अमेरिका अपने देशों में कार्य करती है। ठीक है, अमेरिकी संसद। लेकिन यूनाइटेड नेशन की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन में के 6 अंग हैं, इनमें विभिन्न स्तरों पर बात की जाती है
और इन्हीं में से एक यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है। इसमें आप क्या करेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाएंगे, सामान्य प्रस्ताव से पारित करेंगे और अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। भारत में जो सशस्त्र बल होते हैं सर, इसका सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो याद रखेंगे भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर होता है आपका राष्ट्रपति। कौन होता है साथी, राष्ट्रपति होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। प्रेसिडेंट, सुप्रीम जो सशस्त्र बल होते हैं इनका सभी का सुप्रीम कमांडर होता है। लेकिन आप याद रखेंगे, देखो भारत में 3 सेनाएं हैं साथी। कितनी, 3 सेनाएं। एक आपकी हो जाएगी थल सेना। कौन सी, थल सेना। थल सेना के अलावा नेवी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेवी हो जाएगी। इसके अलावा एयरफोर्स हो जाएगी। इन तीनों के ऊपर 2019 में एक व्यक्ति बनाया गया था जिसका नाम था सीडीएस। क्या नाम था, सीडीएस। और सीडीएस के ऊपर होता है आपका रक्षा मंत्री। क्या होता है, रक्षा मंत्री। लेकिन रक्षा मंत्री के ऊपर कौन होता है, ये आपका राष्ट्रपति होता है। कुछ इस प्रकार से इसकी श्रेणी होती है। देखो राष्ट्रपति सबसे पहले सुप्रीम कमांडर होता है, उसके बाद रक्षा मंत्री होता है, उसके बाद सीडीएस होता है, उसके बाद आगे चल के इन तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं अलग अलग, जो कि नेतृत्व करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सीडीएस। सीडीएस का पद 2019 में सृजित किया गया था, इसको याद रख लेंगे। राष्ट्रपति की बात की जाए तो वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति हैं। रक्षा मंत्री कौन है, भारत के रक्षा मंत्री हैं सर श्री भारत के रक्षा मंत्री कौन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। ठीक है, सीडीएस की बात करी जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इसके सीडीएस हैं। ठीक है, याद रखेंगे। रक्षा मंत्री कौन है आपके, राजनाथ सिंह, याद रखेंगे। ठीक है, राजनाथ सिंह वर्तमान में क्या है, आपके रक्षा मंत्री। चलते अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रंथ है साथी जो आपका बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। क्या हो जाएगा, त्रिपिटक। और त्रिपिटक की बात की जाए तो सर त्रिपिटक तीन चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें आपका सूक्त होता है। क्या होता है, सूक्त होता है आपका विनय पिटक, सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। कौन सा, सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, आपका त्रिपिटक बनता है। त्रिपिटक में पूछ लेगा कौन कौन से आते हैं, तो अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूक्त पिटक। ठीक है, याद रखेंगे। और ये किस धर्म से संबंधित है साथी, ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से, बौद्ध धर्म से। लेकिन एक प्रश्न और पूछा जाता है, जैन धर्म में कौन कौन से आपके दर्शन है। तो याद रखेंगे जैन धर्म में भी 3 दर्शन है, जिनमें आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा यहाँ पर दर्शन। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण यानी कि चरित्र। ठीक है, ये 3 चीजें आपकी जैन धर्म में मिलती हैं। कहाँ पर, जैन धर्म में। ठीक है, और लेकिन बौद्ध धर्म की बात की जाए तो त्रिपिटक होता है, जिसमें सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपिटक। जातक कथाओं की बात करें तो भगवान बुद्ध के जो प्राचीन काल की यानी पूर्व जन्म की घटनाएं थी, इनको क्या कहा जाता है, जातक कथाएं कहा जाता है। वेदों की बात करें तो वर्तमान में 4 वेद हैं। और उपनिषद कितनी है सर, उपनिषदों की संख्या की बात की जाए तो 108 उपनिषद हैं। कितने, 108। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। उपनिषद क्या होते हैं, जो वेदों को अच्छी तरह से जानने के लिए जिनका निर्माण किया गया था, उनको क्या कहा गया था, उपनिषद कहा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। देखो यहां से कोयले से 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो सर्वाधिक उत्पादन पूछेगा, क्या पूछेगा, उत्पादन। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक भंडार। इनमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर बात की जाए सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है सर, तो सर्वाधिक उत्पादन आपका करता है उड़ीसा। क्या करता है साथी, सर्वाधिक उत्पादन आपका उड़ीसा करता है। लेकिन कोयले के सर्वाधिक भंडार सर कहां पर है, तो आपके झारखंड में हो जाएंगे। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। कोयले के सर्वाधिक उत्पादन आपका कौन करता है, उड़ीसा करता है, और सर्वाधिक भंडार कहां पर, झारखंड में। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में क्या है सर, यहां पर आपको पता होगा गोलकुंडा की खान है। कौन सी, गोलकुंडा की। ये पहले आपकी आंध्र प्रदेश में थी, लेकिन हालांकि अब तेलंगाना में जा चुकी है, तो इसको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अभी आपको बताया था कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन चुकी है विशाखापट्टनम, ये भी याद रखेंगे। विशाखापट्टनम वर्तमान में इसकी नई राजधानी बन चुकी है। ठीक है, याद रखेंगे। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन चुकी है। झारखंड की बात की जाए तो सर्वाधिक भंडार कहाँ पर, झारखंड में। पश्चिम बंगाल में कोयला उत्पादन होता है, कुछ खाने यहाँ पर भी प्रसिद्ध हैं, इनको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक उत्पादन की बात करें यानी कि सर्वाधिक कोयला निकाला कहाँ से जाता है, तो उड़ीसा से निकाला जाता है। लेकिन सर्वाधिक कोयला है कहाँ पर, तो झारखंड में। इतना याद रख लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था।
निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव था? बात की जाए इसके पहले महासचिव की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर टर्कबेली। क्या हो जाएगा? टर्कबेली। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, पहली बार यूनाइटेड नेशन के महासचिव बने थे और साथ ही ये नॉर्वे के निवासी थे। कहाँ के? नॉर्वे के निवासी थे। पहली बार 1945 से 48 तक ये आपके संयुक्त राष्ट्र महासंघ के क्या रहे थे? आपके क्या रहे थे? महासचिव रहे थे। लेकिन वर्तमान में महासचिव कौन है? तो सर एंटोनियो गुटेरस हैं। और ये कहाँ के निवासी हैं? ये आपके पुर्तगाल के निवासी है। कहाँ के? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रख लेंगे। वर्तमान में जो एंटोनियो गुटेरस हैं ये पुर्तगाल के निवासी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, पुर्तगाल के निवासी कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कोफी अन्नान की बात की जाए तो ये भी 2000 से 2006 के बीच क्या रह चुके हैं? महासचिव रह चुके हैं। और बान की मून ये आपके एंटोनियो गुटेरस से पहले इसके अध्यक्ष थे। एंटोनियो गुटेरस से पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी कि महासचिव कौन थे संयुक्त राष्ट्र संघ के? तो बान की मून थे, जो कि आपके दक्षिण कोरिया के निवासी थे। कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुटेरस हैं, इनसे पहले इनके अध्यक्ष कौन थे? तो बान की मून थे, जो कि दक्षिण कोरिया के निवासी थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा टर्कबेली, जो कि नॉर्वे के निवासी थे। पहले क्या थे? महासचिव थे। लेकिन वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की बात की जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, तो इसी में इसका सर्वाधिक विस्तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक विस्तार की बात की जाए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सर, तो ये एशिया में इसका विस्तार मिलता है। और ये भूमध्य रेखा से लगभग आपके 18 से 28 डिग्री के मध्य भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर इनका क्या होता है? विस्तार होता है। ये भी याद रखेंगे। भूमध्य रेखा से 28 डिग्री या फिर 18 डिग्री के मध्य क्या होता है? इनका विस्तार होता है। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं इनको याद रखेंगे। और याद रखेंगे जो भारत है, भारत में देखा जाए ये कितने प्रतिशत हैं? तो भारत में साथी ये लगभग 65% पाए जाते हैं। कितने? लगभग 65% उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत में। इनको भी याद रखेंगे, क्योंकि भारत आपका इन्हीं इसके मध्य पड़ता है, क्योंकि भूमध्य रेखा से भारत की जो कर्क रेखा है वो भारत को मिडल भाग में बांटती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है। तो इस प्रकार से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सर्वाधिक भारत में भी होता है, जो कि 65% है। और सबसे ज़्यादा अगर महाद्वीप की बात की जाए तो एशिया में इसका हो जाएगा। ठीक है, एशिया के अलावा दूसरे नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, तीसरे पर अफ्रीका और चौथे पर अमेरिका आता है। ठीक है, याद रखेंगे। पहले पर आपका क्या हो जाएगा? एशिया, दूसरे पर दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर अफ्रीका और चौथे पर दक्षिण अमेरिका। इन चारों महाद्वीपों में क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार कहां से लिया था? तो सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है, तो इसका सीधा आंसर याद रखेंगे आयरलैंड से। जो हमने डीपीएसपी थे साथ ही कई बार बताया आपको, डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए हैं? ये आपके सीधे आयरलैंड से लिए। ठीक है, याद रखेंगे। यूएसएसआर की बात की जाए तो हमने यहाँ पर क्या लिए? फंडामेंटल ड्यूटी लिए। क्या लिए? यानी कि मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए सर, कहाँ से लिए? यूएसएसआर से लिए हैं। और 42वें संविधान संशोधन के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। 11वां जोड़ा था 86वें संविधान संशोधन के तहत। इसके अलावा बात की जाए अमेरिका की संविधान से, तो हमने यहाँ से लिए हैं फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार जो व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए हैं। जर्मनी के संविधान से हमने सर क्या लिया है? तो जर्मनी के संविधान से हमने लिया है आपातकाल। क्या लिया है? आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए अनुच्छेद 352, जिसमें हमने जर्मनी के वीवर संविधान से लिया है। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं? आपके आयरलैंड से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से मैक्सिको में सर्वाधिक उत्पादन किसका करता है? सती जो मैक्सिको है ये सर्वाधिक उत्पादन किसका करता है? तो याद रखेंगे मैक्सिको में सर्वाधिक चांदी होती है। क्या होती है? चांदी के सर्वाधिक भंडार भी है और सर्वाधिक उत्पादन भी चांदी का होता है। कहाँ पर? मैक्सिको में। इसको याद रखेंगे। इसके अलावा गोल्ड की बात की जाए, तांबा की बात की जाए या फिर जस्ता की, इन तीनों का सर्वाधिक उत्पादन करता है चीन। कौन करता है? चाइना इन तीनों चीज़ों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। सोना भी सर्वाधिक करता है, तांबा भी सर्वाधिक करता है और जस्ता भी सर्वाधिक। लेकिन चांदी की बात की जाए, चांदी आपका मैक्सिको हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिको। और मैक्सिको के अलावा एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे प्लेटिनम, जो कि पिछले क्लास में हमने करवाया था आपको। पिछली क्लासों में प्लेटिनम की बात की जाए तो सर्वाधिक उत्पादन साउथ अफ्रीका में होता है। कहाँ पर? प्लेटिनम लिम्पोपो नदी के आसपास होता है और ये सर्वाधिक साउथ अफ्रीका में होता है। याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है?
तो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो ये ट्राम्बे मुंबई में हो जाएगा। कहाँ पर सर? ट्राम्बे मुंबई में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। बात करेंगे थुम्बा की, यहाँ पर थुम्बा लिख लेंगे। थुम्बा की बात की जाए तो ये केरल में पड़ता है। कहाँ पर साथी? केरल में। और यहाँ पर एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। क्या है? रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है थुम्बा में, केरल में। ठीक है, याद रखेंगे। श्रीहरिकोटा, ये भी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। और ये इसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में। हैदराबाद में क्या है सर? तो हैदराबाद में याद रखेंगे एक स्पेस के संबंधित कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट। क्या नाम है? स्काई रूट। इसको आपने करंट में अभी पढ़ा होगा। हाल ही में स्काई रूट कंपनी कहाँ की है? हैदराबाद की है, जिसने अभी हाल ही में विक्रम एस को रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ठीक है, और ये एक प्राइवेट संस्था है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, श्रीहरिकोटा की बात की जाए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, थुम्बा में केरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, और भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान की बात कर लें सर तो ये ट्राम्बे मुंबई में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ट्राम्बे मुंबई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात की जाए तो सर इसका मात्रक किसका हो जाएगा? ऊर्जा का। इसका ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। आवेश की बात की जाए तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। इसके अलावा विभवांतर की बात की जाए सर, विभवांतर का होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। क्वेश्चन पूछेगा वोल्ट मीटर किसका मात्रक है? विभवांतर का। चुंबकीय बल के दो मात्रक होते हैं जिनमें आपका होता है वेबर, एक तो आपका वेबर होता है और दूसरा आपका टेस्ला होता है। ये दोनों के दोनों मात्रक किसके हैं? चुंबकीय बल के हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। विभवांतर का वोल्ट मीटर, आवेश का कूलाम, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका हो जाएगा? ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्नलिखित कारणों से उपयोगी होती हैं। सूर्य की किरणों की बात की जाए तो मानव शरीर में क्या करती हैं साथी? ये त्वचा को विटामिन डी देती हैं। क्या देती हैं? सबसे पहले किरणें हमारी त्वचा में पड़ती हैं, उसके अंदर 2-3 परतें हैं जिससे वसा के तहत विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके तहत मानव शरीर में विटामिन डी बनता है। और कहाँ से मिलता है? सूर्य की किरणों से मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा का निर्माण, यानी कि विटामिन डी की मदद करती हैं। ठीक है, विटामिन डी बनाने में त्वचा को मदद करती हैं सूर्य की किरणें। हड्डियां और दांतों को मजबूत की बात की जाए तो ये कैल्शियम से होता है, याद रखेंगे। रक्त प्रवाह नियंत्रण किससे होता है आप बताएंगे। और ऑक्सीजन को उपलब्ध कौन कराता है? तो याद रखेंगे जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो आपकी आरबीसी ऑक्सीजन का पूरे शरीर में परिवहन करती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो सूर्य की किरणों का सबसे अच्छा उपयोग मानव शरीर के लिए क्या हो जाएगा? त्वचा को विटामिन डी देने का। ठीक है, याद रखेंगे। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। एक अच्छा प्रश्न है जिसमें आपकी त्वचा को विटामिन डी कौन देता है? सूर्य की किरणें देती हैं। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास आपको महत्वपूर्ण लग रही है तो इस तरह की और क्लासों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, देखते रहिए GS बाय DS सर। अपने से बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।